नमस्कार। टोटल हेल्थ के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और अपने इस खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ में हम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं और आपको तमाम रोगों के प्रति जागरूक करते हैं, सावधान करते हैं। और बात जब निरोगी रहने की होगी तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां किस तरह से कारगर हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा किए जाने की जरूरत है। और ऐसे समय में जब मौसम बदल रहा है और खास तौर पर जब हम कोरोना की बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वैकल्पिक चिकित्सा की पद्धतियां बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की, आयुर्वेद और होम्योपैथी की। किस तरह से ये दोनों चिकित्सा पद्धतियां आज के समय में रोगों को जड़ से दूर करने में और लोगों को स्वास्थ्य में, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देने में उपयोगी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। तो सीधे आपका पहले सबसे तारुफ कराते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के.डी. महापात्रा, कौशिक दास महापात्रा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कॉलेज नई दिल्ली में। इसके साथ ही साथ हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रही हैं डॉक्टर तनुजा निसारी, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में। बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, सीनियर होम्योपैथी एक्सपर्ट, सर बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं ए.के. जीज ओवी हैम्स, बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका भी। और दर्शकों, आपका भी हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आप भी इस कार्यक्रम से सीधे लाइव जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने जो शंकाएं और होम्योपैथी का उपयोग किस तरह से करें लोग जब इस समय दूसरी प्रचलित पद्धतियां अपना रहे हैं, क्या खासियत है इसमें, क्या यूएसपी है इसकी, डॉक्टर ए.के. गुप्ता आप से समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कहा जाता है, इस टाइम पे ये एक ऐसा समय चल रहा है जबकि कोई भी सिस्टम जो बीमारी से लड़ सकता है और अपनी उसमें उसको ठीक करने की क्षमता रहता है, उन्हें हमें सबको अपनाना चाहिए। और होम्योपैथी इसमें एक ऐसा सेफेस्ट मोड ऑफ सिस्टम है मेडिसिन का, जिसमें रोगी की तो जो प्रॉपर प्रॉब्लम है वो तो कम्प्लीटली जड़ से चली ही जाती है और साथ ही साथ ये सेफ भी है, इसके कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होते। वैसे भी हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी वो व्यक्ति अपने आप का कोई पूरे कार्य या अपने कर्तव्य निभा पाएगा। और होम्योपैथी में खास तौर पे इसकी जो एफिकेसी है वो प्रिवेंशन में भी है, ट्रीटमेंट में भी है, और जो कॉम्प्लिकेशन अगर कोई हो जाती हैं तो उनको भी हैंडल करने में ये होम्योपैथी काफी हद तक सक्षम है। और इस बदलते मौसम में तो अगर उनको पहले ही एहतियातन तौर पे कुछ दवाएं दी जाएं, वो उसको काफी हद तक संभाल सकते हैं। और जो व्यक्ति पहले शुरू से ही होम्योपैथी के ऊपर हैं और जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रॉम अ चाइल्डहुड होम्योपैथी से ठीक गया है, तो वो वैसे भी इन समस्याओं से जूझने के लिए बहुत कम ही चांसेस पाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इंटरनली स्ट्रांग हो चुकी होती है। जी, डॉक्टर गुप्ता, किन रोगों की चिकित्सा में कारगर माना जाता है, समझा जाता है होम्योपैथ, किस तरह से इसको समझना चाहिए? वैसे तो होम्योपैथी में ऐसा कोई वो स्पेसिफिक वो नहीं है कि खाली इन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए वो बेहतर है। ये होम्योपैथी हर किसी बीमारी का इलाज करती है, क्योंकि बीमारी क्या नहीं, एक्चुअली इलाज बीमार का किया जाता है। ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है होम्योपैथी का, वो यही है कि वी ट्रीट द पर्सन हु हैज अ सिकनेस और हु हैज अ डिजीज। क्योंकि अगर उसको जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं तो उसका जो इंडिविजुअलाइजेशन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट बेस्ड डिपेंड करता है, ना कि जनरलाइज होता है कि जो अगर सपोज 3 व्यक्तियों को एक ही तरह का टाइफाइड बुखार है तो जरूरी नहीं है कि तीनों व्यक्तियों को सेम दवाई दी जाए। हालांकि जैसे बाकी सिस्टम में ये होता है कि सबको स्टैंडर्डाइज दवाई एक ही होती है, तो यहाँ पे क्योंकि ट्रीटमेंट इंडिविजुअल बेस पे होता है, जो उसके लक्षण होते हैं बीमारी के वो मे भी सबके कॉमन हों, परंतु जो व्यक्ति विशेष के अपने लक्षण है या जो उनकी खासियत है जो उसको अलग करती है बाकी व्यक्तियों से, उनके बेस पर जब दवा दी जाती है वो अलग होती है और वो उसका पूर्ण निवारण कर पाती है बीमारी का। जी,
डॉक्टर महापात्रा, जैसा कि डॉक्टर कल्याण बैनर्जी ने बताया, डॉक्टर ए के गुप्ता, प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात अगर की जाए होम्योपैथ में, खासतौर पर इन बीमारियों का जो सीजनल चेंज के दौरान हो रही हैं और जो मच्छर के काटने से जिनकी बीमारियों की बात हो रही है, डेंगू चिकनगुनिया जिनका प्रकोप आजकल है, किस तरह से इनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हैं क्या कुछ होम्योपैथ में? जी, होम्योपैथी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति जो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन तीनों को ट्रीट करती है, तीनों के लिए इफेक्टिव है। और जहाँ तक ये सवाल है कि आज जो बीमारियां अगर हो रही हैं, जैसे आमतौर पे ये भी माना जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम सारे जितना एफर्ट ट्रीटमेंट के लिए लगाते हैं, जितना एफर्ट बाद में उसके लिए लगाते हैं, अगर उसको प्रिवेंशन की तरफ पहले जोर दिया जाए तो बहुत कम लोग बीमार होंगे और बहुत कम लोगों को उसके इलाज की या उसकी कॉम्प्लिकेशन तक जाने की नौबत आएगी। जी। तो प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर हेल्थ केयर ऑफ द नेशन, और उसके अंदर होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट गॉट द ड्यू इन द सेंस, जैसे कि अभी हम इसमें कह रहे थे कि लाइक चेंज ऑफ वेदर में, सीजन में, जहाँ पे कॉमन फ्लू या कुछ वो होती है, तो एक इन्फ्लुएंजा नाम की एक दवा है जो कि पहले भी दी जा सकती है अंडर एज अ प्रिवेंटिव, एंड वो काफी हद तक लोगों को उसके होने से बचा पाती है। जैसे कि पहले भी हम कहते हैं कि जो कभी भी कोई एपिडेमिक होता है या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, परसिस्ट करती है, तो उसमें जो कंटिन्यूस दवा दिखी जाती है कि वो ट्रीट करने में सक्षम है, तो उसको एज अ जीनस एपिडेमिकस भी यूज किया जाता है। और जैसे कि अभी हमने कोरोना काल में देखा कि एक CCRH की गाइडलाइंस के हिसाब से भी आर्सेनिक एल्बम वाज द गिवन रेमेडी फॉर एज अ प्रिवेंशन, और उसने बहुत अच्छे लेवल पे उसको इफेक्टिव रही है। और जिन लोगों ने आर्सेनिक एल्बम का सेवन करा है, या तो उनको हुआ नहीं, और अगर हुआ भी है तो उनको उस तरह के गंभीर रूप में वो कोरोना से ग्रसित नहीं हुए। तो ये एक उसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। ऐसे ही पहले भी देखा जाता था कि लाइक पुराने टाइम में जब उसका डिप्थीरिया हुआ या जब कॉलरा वगैरह हुआ, तो ऐसे टाइम पे जब पूरा वहाँ पे एपिडेमिक सा हो रहा था, तो जिन लोगों को नहीं हुआ उन लोगों को अगर होम्योपैथिक दवा दी गई तो वो उन लोगों को उसके लक्षण नहीं आए और वो उस बीमारी से ग्रसित नहीं हुए, और अगर हुए भी तो बहुत हल्की मात्रा में या माइल्डर फॉर्म में। तो ये एक होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। बाकी बात दूसरी में यहाँ पे ये और जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हमारी पूरी ओवरऑल एफर्ट प्रिवेंशन में ज़्यादा रहे, तो प्रिवेंशन में एक तो दवाइयों का है, दूसरा है टोटल हेल्थ केयर, जिसके अंदर की हेल्थ केयर में हम हमारी एनवायरमेंटल हेल्थ, पोल्यूशन हेल्थ एंड ये जो मॉस्किटो ब्रीडिंग, इन सब चीज़ों की तरफ जनरल ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे एफर्ट इन चीज़ों में ज़्यादा हो कि हम वी डू नॉट लेट द मॉस्किटो ब्रीड, तो मॉस्किटो ब्रीड करने की अगर हम उसको कारण को ही रोक लेंगे तो उससे होने वाले जो लक्षण या होने वाली बीमारियां अपने आप में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। जितना भी खर्चा सरकार करती है इनके ऊपर, उससे ज़्यादा खर्चा हमारे अगर प्रिवेंशन की तरफ इफेक्टिवली किया जाए तो बहुत हद तक हम चीज़ों से बच सकते हैं। और उसके बाद अगर हो ही जाती हैं तो बीमारियां जैसे किसी भी तरह के, आप लाइक देयर आर सर्टेन इन्फेक्शन विच आर नॉट कंट्रोलेबल इन किसी के हाथ में नहीं है, तो वहाँ पे फिर होम्योपैथी का इलाज किया जा सकता है। जैसे अभी डेंगू की बात चल रही है, आजकल डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बहुत लोग जहाँ पे प्लेटलेट काउंट कम होने शुरू करते हैं, दे इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कि लाइक उनको होम्योपैथी पे अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका जो प्लेटलेट का घटना है वो भी खत्म हो सकता है, और धीरे धीरे बल्कि बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। वी हैव सीन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन जो पेशेंट्स के जो प्लेटलेट लगातार घट रहे, 30,000 तक रह गए, 40,000 तक रह गए, उनका आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन विद इन अ डे इट हैज गॉन अप टू 1 लाख and 1,20,000 और सो। तो ये एक जो उसको कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है, जो ब्लीडिंग से बचाता है। तो इसमें प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव both aspect are covered with homeopathy in a very nice manner. और वैसे भी हम ये कह ही रहे हैं कि लाइक होम्योपैथी ensures health safely, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लाइक पेशेंट को बिना किसी दुष्प्रभाव के हम ठीक कर पाते हैं।
और जी, जैसे कि डॉक्टर महापात्रा ने भी पहले कहा कि हम इंडिविजुअलाइजेशन का, यस इट इज द बेसिक कोर। अगर एक जैसे वो मानते हैं कि लाइक हमें एक बीमारी किसी भी व्यक्ति को हुई है, तो उसके जो लक्षण, बीमारी के लक्षण सबके करीब करीब सेम ही रहते हैं, परंतु जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एस्पेक्ट है, वो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। और उस बेस पे अगर उसको हम हमें दवा देते हैं तो वो डेफिनेटली उनको इफेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह करती है और वो गहराई से इफेक्ट करती है, सुपरफिशियल नहीं होती वो। देन इट बिकॉज जैसे होम्योपैथी के अंदर बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर, क्योंकि हम जो दवा उस व्यक्ति को देंगे वो दवा अपने आप में वो सब लक्षण पैदा करने की क्षमता रखती है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। जब वो ट्रायल के ड्रग प्रूविंग की जाती है और वो सिम्टम या लक्षण देखे जाते हैं, उसी आधार पर अगर वो दवा चयन की जाती है तो डेफिनेटली वो दवाई उसमें मैजिक का काम करती है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से ये रोगों को, असाध्य रोगों में ये जी डॉक्टर ए के गुप्ता, कई सारे प्रश्न हमारे पास लगातार आ रहे हैं। अजय साहू जानना चाहते हैं कि स्किन डिजीजेज, खासतौर पर इचिंग प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो वो क्या तरीका अपनाए होम्योपैथी में, किस तरह से इसका इलाज है। इसी तरह से शिवम ये जानना चाहते हैं कि उनके स्किन पर, खासतौर पर गले और गर्दन के आसपास, थोड़ा उससे नीचे, बाजुओं के नीचे छोटे छोटे दाने जो कि स्किन के कलर के ही हैं, मांस थोड़ा बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है, इसके लिए क्या कुछ इलाज कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्किन एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो पूरे शरीर में सबसे बाहर नजर आता है, और अक्सर देखा जाता है कि लोग बाग उसकी वजह से ही उसको पहचानते हैं कि किसी को कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई इस तरह का लगता है। तो स्किन के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है बॉडी के इंटरनल उसका, जो स्किन के ऊपर अगर इरप्शन आते हैं, एक तो होता है लोकल इन्फेक्शन कि आपका जो किसी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से हो गया, कि कोई आपने चीज ऐसी पहनी जिससे आपकी एलर्जी का, कोई नायलॉन का पहना, या कुछ आपने कोई ऐसा, जैसे हम देखा होगा कि लेडीज में कोई गहने पहनती हैं या कुछ, उनको तो वो सूट नहीं करती, वहां पे एलर्जी हो जाती है और दाने हो जाते हैं और खारिश शुरू हो जाती है। और दूसरी जो बात होती है कि जो एक फंगल इन्फेक्शन है, डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज बॉडीज में से जब हमें ट्रीटमेंट किया जाता है तो कई केसेस में ये देखा जाता है इट इज एन एक्सपल्शन ऑफ द इंटरनल टॉक्सिन्स व्हिच कम्स ऑन द स्किन। स्किन दिखने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, बट अदरवाइज कंसिडरिंग टू बी दिस कि ये यहाँ से ही एक्सपल्शन होती है, तो बॉडी का सबसे बाह्य एस्पेक्ट यही है। और अगर जब स्किन से प्रॉब्लम वो निकल गई तो आपको समझ लो कि वो इंटरनल जो टॉक्सिन है वो आपके पूरे के पूरे खत्म हो गए। और जैसे भी हम इच की बात करते हैं, इच एक ऐसा सब्जेक्ट है, खारिश है, जब आप खाली होते हैं तभी आदमी को खुजली होती है ज्यादातर। तो इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट देखना ये चाहिए कि खारिश या खुजली जो हो रही है कहाँ पे हो रही है और क्यों हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाला, दूसरा इंटरनल एलर्जी भी हो सकती है बॉडी में आपको, जैसे कुछ किसी भी खान पान से हो सकती है, किसी खाद्य पदार्थ से हो सकती है, या एनवायरनमेंट से, वेदर चेंज हुआ, गर्म सर्द हुआ। और कई बार क्या होता है कि लाइक आपने जैसे कपड़े पहनने से पहले बॉडी आपकी पूरी तरह सूखी ना हो, मॉइस्चर रह जाता है, मॉइस्चर रहने से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है एंड यू गेट अ इचिंग ऑन दैट, खासतौर पर वो जॉइंट्स वगैरह में। तो ऐसे टाइम पे एक हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर। सेकेंडली, अगर जो इचिंग का कारण है इसको पहले जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ लोगों को जैसे डायबिटीज है, या कुछ लोगों को जिनको की किडनी प्रॉब्लम है, या जिनको लिवर प्रॉब्लम है, उनको इट वर्क्स, खुजली कैन बी देयर एज अ कॉम्प्लिकेटिंग फीचर। उनका वो बताता है कि उनकी बीमारी काफी बढ़ रही है, और उसमें जब जॉन्डिस हो रहा है, जॉन्डिस के साथ भी खारिश आना शुरू हो गया, और जिनको रीनल फेलियर होना, रीनल फेलियर में प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसमें डायबिटीज में खारिश की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये चीजें हैं जिनको कि अंडरलाइंग फैक्टर आपको जानना जरूरी है। जैसे जो आपके अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको खारिश है, खारिश का सबसे पहले तो इट शुड बी नोन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द इचिंग, उसको डिटरमाइन करके फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होना जरूरी है। जहां तक सवाल है कि अभी हमें उनका पता नहीं है कि किस चीज से उनको प्रॉब्लम है, तो एक जो जनरल एहतियात बरतने वाली बातें वो मैंने जैसे बताया कि एक तो अपने आप में सफाई को पूरा ध्यान रखें,
कपड़ों को में खास तौर पे जितने भी मेन सिंथेटिक कपड़े हैं वो सब बिल्कुल ना पहने। खान पान के अंदर कोई भी चीज एक्सेस में ना लें, ना ज्यादा नमक, ना ज्यादा मीठा, ना ज्यादा खट्टा, ना ज्यादा तला हुआ। और खास तौर पे नमक और ये जो तीखी मिर्च मसाला है वो उनकी उसको इचिंग को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। और जो अगर नॉनवेज वगैरह लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो वो भी उस चीज को बढ़ा सकते हैं। टेम्परेरीली अल्कोहल लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि हमें इचिंग नहीं हो रही, बट दैट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। वो सिर्फ इसलिए होता है ना कि खारिश बंद होती है, बिकॉज उनका माइंड उसको परसीव नहीं करता, इसलिए लगता है। तो बहुत लोगों ने इस चीज को ऐसे लिया कि हम शायद वो उनका इलाज है, वो उसका इलाज कतई नहीं है। और अगर जैसे उनको चकते वगैरह होने शुरू होते हैं, जैसे कि हम पित्ती उछलना कहते हैं या अर्टिकेरिया के रैशेज कहते हैं, तो उसके लिए भी उनकी जांच करना जरूरी है। तो ब्लड की जांच कराएं, उसमें आप सीबीसी वगैरह करा के देख सकते हैं। उसमें अगर इओसिनोफिल काउंट्स ज्यादा हैं और तो सीरम IgE लेवल भी कराएं, तो विच विल शो कि अगर उनकी डीपर लेवल पे एलर्जीज हैं तो उसकी वजह से खारिश हो सकती है। और अगर उनको पहले ये जो जैसे मैंने बेसिक फैक्टर बताया कि डायबिटीज को रूल आउट कर लें और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट करा के और LFT करा के उन चीजों को रूल आउट कर लें। और अगर उसके बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम रहती है तो जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि लाइक कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट लेते हैं तो वो उससे दब जाती है बीमारी, पर वो जब तक वो दवाई लेते रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, और जब दवा लेना बंद करते हैं वो फिर दोबारा उभर जाती है। तो ऐसे समय में होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति जो उसका पूर्ण रूप से इलाज करती है। एंड आई वुड से कि स्किन इज अ वन बिग डोमेन फॉर होम्योपैथी, जिसके अंदर सब ऑर्डिनरी इचिंग से लेके अर्टिकेरिया। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास समय बहुत कम है। डॉक्टर AK गुप्ता, आपसे चलते चलते संदेश लेना चाहेंगे, क्या कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देंगे स्वस्थ जीवन के लिए? क्या कुछ हिदायत और क्या कुछ बात कहता है होम्योपैथी संक्षेप में? सबसे पहले तो ये है कि हेल्दी रहने के लिए यू हैव टू बी हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। जिसका उसमें समावेश पूरा होगा वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा। और वैसे भी अगर आप अपने टू रिमेन हेल्दी आप होम्योपैथी को अपना सकते हैं, विच इंश्योर्स हेल्थ सेफली, आपका हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी विद होम्योपैथी। एंड कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उचित आहार व्यवहार लें और किस तरह से जीवन जिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ये बेहद ज़रूरी है। चाहे वो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो या आयुर्वेद हो, दोनों इस बात के हिमायती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर KD महापात्रा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तनुजा नेसरी बहुत शुक्रिया, कल्याण बनर्जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर AK गुप्ता आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए और जो हमारे साथ में हमारे जो दर्शक जुड़े हुए थे उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो समग्र स्वास्थ्य के लिए जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, इनके जो सिद्धांत हैं इनका पालन करके निश्चित तौर पर हम प्रसन्न रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और जो ये चिकित्सा पद्धतियां एक अनुशासन और संयम का जीवन जीने की बात करती हैं उसका भी पालन करें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और प्रसन्नचित्त रख सकें।